हेलो सिक्स क्लास। आज हम आपकी सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत यानी इतिहास की किताब के 5वें पाठ जो कि 2022-23 के सत्र में चौथा पाठ है। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो पुस्तकालय में मेरी एक लड़की है। तो जैसे ही घंटी बजी तो शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ पुस्तकालय लाइब्रेरी आने को कहा। मैरी ने वहाँ पर देखा कि लाइब्रेरी उसकी क्लास से बहुत बड़ा था। उसकी किताब के कई बड़े रैक थे और मोटी मोटी किताबों से अलमारियाँ भरी थी। तो मेरी जब एक अलमारी को खोलने की कोशिश कर ली तो शिक्षक ने कहा कि उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं और उनसे पूछा कि तुम्हें मालूम है हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। तो मेरी सोचने लगी कि वेद क्या है। तो दुनिया के प्राचीनतम यानी सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है वेद। 4 हैं जो कि भारत में रचे गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। तो ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में, उनकी प्रार्थना में, उनकी उसमें रचे गए हैं। 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के, इंद्र युद्ध के और सोम एक पौधा है जिससे खास पेय यानी कि पीने के लिए बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की। आचार्य विद्यार्थियों को अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे यानी याद करवाते थे। और अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ की रचना महिलाओं ने भी की। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है जो कि स्कूल में पढ़ने वाली संस्कृत से थोड़ा अलग है। तो संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फ़ारसी और यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, ये यूरोप की भाषाएं हैं, इसी परिवार से जुड़ी हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इसमें कई शब्द एक जैसे थे। जैसे कि उदाहरण के लिए माता को संस्कृत में मातृ, हिंदी में माँ और अंग्रेज़ी में मदर कहा जाता है, तो मिलते जुलते हैं। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषा बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश यानी जो हमारा असम और अरुणाचल वाले हैं, वहाँ पर तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। तो हम जिन किताबों को पढ़ते हुए लिखी और छापी जाती हैं, और ऋग्वेद जो है वो ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण यानी कि सुना जाता था, न कि पढ़ा जाता था उसे। और इसकी रचना के कई सदियों बाद इसे लिखा गया और इसे छापने का काम मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में यानी जो हमारा समय बीत गया उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो भौतिक अवशेष यानी कि जो हमें बर्तन, हड्डियाँ वगैरह दिखते हैं के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त हैं जो वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज, जो कि पंजाब की नदियां हैं, के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। और ये है ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो विश्वामित्र और नदियाँ का ये वार्तालाप है। विश्वामित्र और नदियों के बीच में वार्तालाप हो रहा है। तो इस वार्तालाप के आधार पर इतिहासकार ये बताते हैं कि ये प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होंगी चाहे नदियाँ बहती हैं। वे ये भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियाँ की तुलना घोड़ों और गायों से की गई। तो ऋग्वेद की प्रार्थना में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो ये उस क्षेत्र में रची गई जहाँ पर ये सरस्वती, सिंधु वगैरह बहती होंगी। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं।
घोड़ों को लड़ाई में रथ में खींचने में काम लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह यानी जानवरों को चराने के लिए, और जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था। शेष धन आम साधारण लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी और ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी, यानी कि जो यज्ञ में डाला जाता है। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी यानी कि परमानेंट जो हमेशा रहे ऐसी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते युद्धों और शांति के विषय में सलाह मशविरा करते। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान व सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बनाने वाले कुछ शब्द हैं। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द होते थे। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों को ने इन प्रार्थनाओं की रचना की हुए कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर अलग तरह का विकास हो रहा था। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से सलीके से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। और कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे और कुछ जमीन के भीतर भी होते थे। तो ये चित्र दिखाया गया है, देखिए। इस तरह के महापाषाण को ताबू शवाधान कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए सिस्टम में एक पोर्ट होल ये दिख रहा है, गोल गोल बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं और कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है, सबूत हैं जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। तो इन सब कब्रों में कुछ समानताएं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने, यानी कि उनके साथ फिर जो व्यक्ति होता था उसके साथ ये भी लगाया जाता था। और महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान हैं, घोड़े के लिए सामान और कुल्हाड़ियाँ हैं ये, और ये कटार है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। तो ब्रह्मगिरी एक जगह है, यहाँ पर एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मन के दाने और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी यानी इनको मानने वाले। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्ह का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इनाम गाँव एक जगह है, एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र
यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे की जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क यानी कि बड़े लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उसका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाली मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में यानी लोगों के घरों के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और शव के पैर मुड़े हुए थे। तो क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल में कोई बड़ा फर्क नहीं होता। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हई स्त्रियों की जांच है, चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश यानी कमर वाला या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। और ये समझ जो है कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 स्त्रियाँ होती हैं यानी कि हड्डियाँ। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, स्त्रियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़ कर संख्या बताई थी। तो शरीर के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी तो हो सकता है उन्होंने प्रैक्टिकल किया हो, कुछ मरे हुए लोगों को का डिसेक्शन किया होगा, उनको देखा होगा। अब है इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी पाई गई। ऐसे सबूत मिलते हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ इकट्ठा की जाती थी। अब है अन्यत्र यानी कि कहीं और किसी और जगह। चीन जो हमारा पड़ोसी देश है, लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यहाँ जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी या लेखन करने वाली हड्डियाँ कहा जाता, क्योंकि मान्यता थी कि भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकारों से, लिपिकार यानी जो लिखने वाले होते थे, से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे कि आप युद्ध जीतेंगे, फसलें अच्छी होंगी, उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। और भविष्य वक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। तो कोशिश करते थे, लेकिन हो सकता है कभी कभी वो गलती भी करते होंगे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर रखी थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तो आज का हमारा एक पार्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा और क्वेश्चन आंसर जो है वो अगली वीडियो में हम देखेंगे।